नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 35 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 35 का जो पहला क्वेश्चन है कि अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है। अगर बात की जाए अजंता पेंटिंग की, तो अजंता पेंटिंग की जो विषय वस्तु है वो बौद्ध मत जो है वो बुद्धिज्म जो है वो अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर बात की जाए यहाँ अजंताओं की गुफाओं की, अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। किन राजाओं के द्वारा अजंता की गुफाओं को बनाया गया है? तो अजंता की गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है वो एलोरा की गुफाएं स्थित है। एलोरा और अजंता की गुफाओं को सर्वप्रथम यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। इसके अलावा जैसे कि आपसे खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के स्मारक या खजुराहो के मंदिर भी पूछे जाते हैं। खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश, कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि जो खजुराहो के जो मंदिर है वो उनको यूनेस्को साइट में कब जोड़ा गया? तो खजुराहो के टेम्पल्स को या खजुराहो के स्मारकों को 1986 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। और खजुराहो के जो स्मारक है इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो खजुराहो के जो स्मारक है इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और टेट परीक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए अब मैं आपके बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो पार्ट 35 से पार्ट 50 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसने 35 पार्ट अभी देख लिया है और वो पूरे के पूरे 50 पार्ट देखता है तो उसका 90% जीके पेपर में बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो छूट गया है? तो अगर आप हमारे बैचेस से भी जुड़ना चाहते हो तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7876145409। आगे बढ़ते हैं हम। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ सूर्य मंदिर की, तो सूर्य जो मंदिर है ये कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क कहाँ पे है? तो कोणार्क जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगर इस कोणार्क सूर्य मंदिर की बात की जाए तो यहाँ का जो चित्र है, आपने 10 रुपये का जो नोट देखा है उसके पीछे भी कोणार्क के सूर्य मंदिर का ही चित्र है। और अगर बात की जाए इस मंदिर की, तो इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, तो याद रखना कोणार्क का जो ये सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना ही नहीं, पिछले बार जो ये जून में जो टेट परीक्षा हुई थी वहाँ पे ये पूछा गया था कि जो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का उसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है इसको गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, क्या नाम है? नरसिंह देव प्रथम, गंग वंश के राजा, इनके द्वारा बनाया गया था। देखिए, जो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया? तो यूनेस्को में इसको जोड़ा गया था 1984 में। हर एक बात आपको याद रखनी है। जिस प्रकार भारत में सूर्य मंदिर जो है उसी प्रकार हिमाचल में भी एक सूर्य मंदिर है। तो हिमाचल में कहाँ पर सूर्य मंदिर है ये भी प्रश्न परीक्षाओं के लिए बन सकता है। तो हिमाचल में जो सूर्य मंदिर है वो नीरथ रामपुर में स्थित है। हिमाचल का एकमात्र सूर्य मंदिर है वो। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आज संडे भी है और संडे को अब मैं आपके बीच क्वेश्चन इसी तरह के इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपना जीवन व्रत लिखा था, मतलब कि अपने बारे में जो है खुद लिखा था, तो वो था फिरोज तुगलक। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी जीवनी को खुद लिखा गया था जिसका नाम क्या था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इसकी जीवनी का नाम था फतोहत ए फिरोज शाही। क्या नाम था? फतोहत ए फिरोज। तो इनकी जीवनी का नाम था फतोहत ए फिरोज शाही। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इनके द्वारा ही एक दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात विभाग जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। इनके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लेकिन तुगलक, अभी बात तुगलक वंश की हो रही है, तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो 1320 ईस्वी में, याद रखना 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने तो तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस बात को आपने याद रखना। देखिए, तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक था। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार सैयद वंश, अगर सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश की जो स्थापना है वो खिज्र खान ने की थी। ये जो वंश चला था वो 1414 से 1451 तक चला था। देखिए, कभी कभार इनका कार्यकाल पूछा जाता है। उसके बाद आया था लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना
की थी बहलोल लोदी ने। ये चला था 1451 से 1526। और लोदी वंश की स्थापना तो बहलोल लोदी ने की थी। अंतिम शासक जो लोदी वंश के थे इनका क्या नाम था? तो लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था इब्राहिम लोदी। इसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के बारे में भी बात कर लेते हैं। और बलबन ने चलाई थी रक्त एवं लोह की नीति। और जो इल्तुतमिश है इनके द्वारा पूर्ण रूप से जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया गया था। भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भक्ति आंदोलन जो शुरू किया था वो अलवार और नैनार, दो संत थे अलवार और नैनार। इन संतों के द्वारा 6ठी शताब्दी में जो है वो भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। सबसे पहले ये जो भक्ति आंदोलन है वो कहाँ पे शुरू हुआ था? तो दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम जो है वो जो हमारा भक्ति आंदोलन है वो शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भक्ति आंदोलन को अलवार और नैनार संतों ने शुरू किया था दक्षिण भारत में सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन परीक्षा में ये भी आ सकता है कि जो उत्तर भारत इसको दक्षिण भारत से कौन लेके आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात की जाए हमारे भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो लाने का काम किया था वो क्या था? रामानंद जी ने। तो रामानंद जी के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारे गए? तो देखिए टीपू सुल्तान ने जो है वो किस युद्ध में मारे गए पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए थे। कब लड़ा गया था चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध? तो ये लड़ा गया था 1798 और 99 में। तो 1798 और 99 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। सेरिंगपट्टनम जगह थी, वहाँ पे टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। और किसकी जो है वो? तो लॉर्ड वेलजिली के जो सेना थी इनकी सेना के जो है उस टाइम मारे जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से 1769। उसके बाद हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1782-84 हुआ था। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। फिर हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। और अगर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? जिसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो 18 मार्च 1792। देखिए 18 मार्च 1792 को हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान। लेकिन जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय जो है वो लॉर्ड वेल्जिली की सेना के समय जो है वो मारे गए थे टीपू सुल्तान की अगर बात की जाए तो इनको शेर ए मैसूर, तो शेर ए मैसूर किस मैसूर के शासक को कहा जाता है या किस शासक को शेर ए मैसूर की उपाधि या उस नाम से जाना जाता है? तो वो टीपू सुल्तान को ही शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में कोई सा भी बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बस इतना है कि आप किस प्रकार से इन चीज़ों को समझ रहे हो, किस प्रकार से आप इन चीज़ों को पकड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी या किस वर्ष चालू हुई थी? सेम क्वेश्चन मैंने अपने बहुत सारे पार्ट में आपको पढ़ा दिया है। अगर मैं बात करता हूँ भारत में पहली रेलवे लाइन की, तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी वो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो चलाई गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में पहली रेलवे लाइन चली? तो पहली रेलवे लाइन चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय। ये वही लॉर्ड डलहौजी जिनके कार्यकाल के समय भारत में पीडब्ल्यूडी का जिनके द्वारा निर्माण किया गया था, पब्लिक लोक निर्माण विभाग जिसको हम कहेंगे, लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम बार भारत में डाक टिकट 1854 में डाक टिकट भी सर्वप्रथम बार किसके कार्यकाल में जो है जारी किए गए थे? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही जारी किए गए थे। इनके द्वारा ही अगर मैं इस रेलवे लाइन की बात करूं तो मुंबई से ठाणे जो है ये 34 किलोमीटर जो रेल चली थी वो भी इनके शासनकाल के दौरान ही चली थी। और इनके द्वारा ही हड़प नीति लाई गई थी। कौन सी नीति? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहेंगे हम इसको अंग्रेजी भाषा में? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहेंगे। ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाई गई थी। और अगर बात की जाए शिमला की, तो शिमला
कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था जो टेट परीक्षाओं में बार बार आ रहा है कि शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया। तो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था 1864। बात तो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी ने भी इसके बारे में की थी कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना है, लेकिन ये किसके कार्यकाल में? तो सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय। तो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था वहाँ के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो इनको मैं पिछले एक दो पार्ट से पहले मैंने ये भी पढ़ाया था कि इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपने मेरे अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन सभी पार्ट को देख ले। तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे, दूसरे अधिवेशन के दूसरे अध्यक्ष थे, और ये फारसी धर्म के पहले अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो A.O. ह्यूम, ऑलेंड ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की जाती है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो भारत में वायसराय कौन थे? ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत में उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। याद रखना, अंग्रेज लॉर्ड डफर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया, इसलिए उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है, आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपको हर एक आंसर पता होना चाहिए, उसको हम स्टडी बोलेंगे। एक क्वेश्चन के पीछे आपको 10 आंसर आने चाहिए। अब ऑप्शन में तो गोपाल कृष्ण गोखले भी दिया है। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात की जाए तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने भी 1906 में, साथ में 1905 के बाद 1906 की अगर बात करें तो इन्होंने स्वराज शब्द का कोलकाता अधिवेशन में प्रयोग किया था सर्वप्रथम बार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे व्योमेश चंद्र WC बनर्जी, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था उसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले अधिवेशन में कितने मेंबर्स ने हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक नया राज्य बनाने का पावर किसके पास होती है? सत्ता जो है वो किसके पास होती है? मान लो कि भारत में एक नया राज्य और बनाना है। मान लो तेलंगाना को बनाया था, जैसे तेलंगाना को आखिर में जोड़ा था 2 जून 2014, उसको नया राज्य बनाया गया था। तो किस में? संसद के 3 भाग है, एक तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो ये इन तीनों से मिलके ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके जो है वो क्या बनती है? संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में किया जाता है, राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में किया जाता है, लोकसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 80 में किया जाता है। इन सभी बातों को आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो आर्टिकल 52 से 61 में किया जाता है। इन तीनों से मिलके तो संसद का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कोई भी बिल पास होता है तो सबसे पहले वो बिल संसद के अंदर जो है पास होता है, तब जाके उसको बिल बनाया जाता है। अगली को है, ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन किस रूप में निहित है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्योंकि मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन आपके बीच कवर करके लाया हूँ, क्योंकि आज संडे है और आप सभी फ्री होंगे। तो हमारे बैचेस की भी आज क्लासें नहीं थी, तो मैं भी चाह रहा था कि जो हमारे बाहरी बच्चे हैं यूट्यूब में जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं ये बोलता हूँ किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको मैं फ्री कोचिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसको एक ठोस रीज़न होना चाहिए, वो BPL में होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि भैया आज की डेट में जो B.Ed करता है 500 रुपये फ़ीस तो वो महीने की भर ही सकता है। कोई हमारी ज़्यादा फ़ीस नहीं थी, जिसमें हम जो हैंड रिटन नोट्स हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो समान काम के लिए समान वेतन की अगर बात की जाए तो समान काम के लिए समान वेतन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई है। कल ही बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। अब परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ देता है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है।
देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद नंबर 44 में किसकी बात की गई है, तो देखिए, सिविल यूनिफॉर्म कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की जो बात है वो किस में की गई है, तो वो अनुच्छेद नंबर 44 में की गई है। अब क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाला अब क्या बना सकता है कि भारत का पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था, तो वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो भारत का पहला राज्य था जिनके द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू किया। इसके अंदर ही आर्टिकल 39 का एक ए भी आता है। 39 का ए जो है वो क्या बात करता है, तो 39 का ए जो है वो बात करता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो याद रखना है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बात करता है आर्टिकल 39 की ए की। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 40, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेट परीक्षाओं के लिए। अनुच्छेद नंबर 40 जो बात करता है वो बात करता है ग्राम पंचायतों का गठन। किसकी बात करता है, ग्राम पंचायतों का गठन बात करता है अनुच्छेद नंबर 40 की। उसी प्रकार बात करता है 48 का ए। अगर बात करता हूँ मैं 48 के ए की, तो 48 का जो ए है वो बात करता है पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। तो पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की जो रक्षा है वो बात करता है अनुच्छेद नंबर 48 का ए। उसी प्रकार अनुच्छेद 51, देखिए 51 का ए तो बात करता है मौलिक कर्तव्यों की। 11 मौलिक कर्तव्यों है। रशिया के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान ने लिए हैं, लेकिन अनुच्छेद नंबर 51 अगर खाली आएगा तो दिक्कत आपको परीक्षाओं में आ सकती है। तो अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की, तो वो अनुच्छेद नंबर 51 में आते हैं। और अगर ये मौलिक कर्तव्य जो है ये पार्ट 4 भाग 4 के ए में दिए गए हैं, लेकिन भाग 4 में जो है वो क्या दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन की हमने यहाँ से बात कर ली थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जनक कौन थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो सुधार है इसके जनक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करते हैं, ये भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन परीक्षा में क्या आएगा, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछने वाला जो व्यक्ति है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरबीआई के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नाम तो यहाँ पे इंदिरा गांधी का भी है। तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो पहली महिला इंदिरा गांधी थी और जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो विघटित जो है वो राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हो तो 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 5 वर्ष जो है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल रहता है। लोकसभा की टोटल सीटें वर्तमान में 543 है। अधिकतम जो सदस्य लोकसभा में बैठते हैं वो 550 बैठते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 4 है और राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं। दोनों बातें आप याद रखेंगे। पूरे भारत में राज्यसभा की 250 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं। उसी प्रकार अगर बात करता हूं मैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आपके लिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर रहने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। सुपर संडे का धमाका है भैया। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख के जाए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की, एग्जैक्टली बात करते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो 6 अगस्त 1952 को जो है वो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की। और इसके जो हेड थे इसके प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 6 अगस्त 1952 को। इस बात को आपने याद रखना है। और 1952 को इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसी देश का जीवन स्तर किसके स्तर द्वारा जो है वो निरूपित किया जाता है।
तो देखिए, किसी देश का जो जीवन स्तर है वो उसके प्रति व्यक्ति आय, जो उसका जो उसकी प्रति व्यक्ति आय होगी उसके अनुसार जो है उसको निरूपित किया जाएगा किसी देश के जीवन स्तर को। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है परीक्षाओं के मद्देनज़र देखते हुए। और जो ये प्रति व्यक्ति जो आय होती है, इसको जो है वो इसकी जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी जो गणना है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। यहाँ पे आजकल जो है भारत में चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव हुए थे हरियाणा में जो है वो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और अगर मैं विधानसभाओं की बात करता हूँ तो हरियाणा में विधानसभा की जो है टोटल 90 सीट्स है। हम आते हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल में है 68। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उसमें कितने, तो उसमें विधानसभा की है 70 सीट्स। क्वेश्चन कल के लिए परीक्षा में घुमाने के लिए ये भी पूछ सकता है कि विधानसभा की सबसे कम सीटें कहाँ पे है, तो सबसे कम सीटें विधानसभा की सिक्किम में भैया, ओनली मात्र 32 सीटें हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा तो वहीं पे होगी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी। और भारत में आबादी किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो आबादी, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो अपनी यूपी की है। तो यूपी में विधानसभा की भी 403 सीटें हैं। मुख्यमंत्री यूपी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी है, बड़ा नाम है, बड़ा काम है। सबसे कम सीटें सिक्किम में है विधानसभा की, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेगा कि हरियाणा में 90 है, तो और राज्यों के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की। देखिए, पूछा जा सकता है, आप हल्के में मत लीजिए, कोई सा भी राज्य आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम का पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं आपको कुछ एक ट्रिक दूं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, क्या बोला मैंने, 5 राज्य बोले। अरुणाचल प्रदेश बोला, त्रिपुरा बोला, मणिपुर बोला, मेघालय बोला, नागालैंड बोला। यहाँ पे विधानसभा की जो है वो 60 सीटें, कितनी सीटें हैं, 60 सीटें यहाँ पे जो है वो किसकी है, विधानसभाओं की है। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पे विधानसभा की 60 सीटें हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। अगर नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और अगर लाल क्रांति किससे, तो लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तेल आदि से संबंधित है। और दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन जी है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। फसलों आदि से संबंधित हरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है फूलों के उत्पादन से संबंधित है। इस बात को आप याद रखेंगे। ये कुछ हमने क्रांतियों के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसे प्राचीन काल में धारगिरी के नाम से जाना जाता था। तो धारगिरी के नाम से तो भैया नूरपुर को जाना जाता था। नूरपुर को धारगिरी के नाम से जाना जाता था। और अगर इस नूरपुर रियासत की बात की जाए तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना है वो राजा जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो नूरपुर का जो सबसे शक्तिशाली राजा था, इनका नाम था राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही मुगल राजा जहांगीर यहाँ पे आए थे अपनी पत्नी नूरजहाँ के साथ। नूरजहाँ का जो नूरपुर का जो पहले नाम होता था वो धमेरी होता था। और जब नूरजहाँ और जहांगीर यहाँ आए थे 1622 के आसपास, तो क्या किया, जगत सिंह ने यहाँ का नाम धमेरी से चेंज करके नूरपुर रख दिया था नूरजहाँ के सम्मान में। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा उन्ना जो है, उन्ना का पुराना नाम क्या था, तो उन्ना का पुराना नाम था जसवांदून। उसी प्रकार जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर, क्या नाम था, हिंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम था। बिलासपुर का पुराना नाम इसको कहलूर भी बोल सकते हैं। और ये भी था कि ब्यासपुर भी था सॉरी। और उसी प्रकार भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगत था, आप सभी जानते होंगे। कुल्लू का पुराना नाम कुल्लूत था। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बात कर रहा है कि हरिचंद द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो हरिचंद जो थे, इनके द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना जो है वो 1405 ईस्वी में की गई थी। और गुलेर रियासत का जो है वो ये तो की गई थी हरिचंद के द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ये हरिचंद थे, इनकी राजधानी का नाम क्या था? तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ पे बनाई थी? तो हरिपुर में इनके द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि गुलेर रियासत के ऐसे राजा जो कि अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के जो समकालीन थे तो इनका क्या नाम था? तो अकबर के जो समकालीन थे तो इनका नाम था रामचंद। रामचंद जो अकबर के समकालीन थे, जो कि गुलेर रियासत के राजा थे। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बात कर रहा है कि वीरसेन ने निम्न में से किस राज्य की स्थापना की? तो वीरसेन के द्वारा सुकेत राज्य की जो है वो राशि राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? परीक्षा वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो 765 ईसा पूर्व में जो है वो सुकेत राज्य की राशि राज्य की स्थापना की गई थी। और सुकेत से ही वो जो है वो अलग शहर बना था, और सुकेत से ही मंडी अलग हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। मंडी जो है वो मंडी रियासत, एक मंडी रियासत भी थी। तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सुकेत राशि राज्य की जो स्थापना है वो तो की थी वीरसेन ने 765 में। लेकिन मंडी राशि की स्थापना 1000 ईसा पूर्व में बाहुसेन के द्वारा की गई थी। और मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। ये वही राजा अजबर सेन है जिनके द्वारा मंडी का भूतनाथ मंदिर बनाया गया था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मंडी के अंतिम राजा कौन थे? तो मंडी रियासत के अंतिम राजा थे जोगिंदर सेन। और जो हमारे सुकेत रियासत है, सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे लक्ष्मण सेन। लिख लेना है, एक एक क्वेश्चन आपने कॉपी पेन उठा लेना है और कॉपी पेन बना के भैया अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब जो राजा अजबर सेन थे, इनके द्वारा ही मंडी की शिवरात्रि को भी शुरू करवाया गया था। मंडी का भूतनाथ टेम्पल भी बनवाया गया था। यहाँ इतना ही नहीं, और इनकी एक पत्नी थी देवी सुल्ताना देवी। तो इनकी पत्नी का नाम था सुल्ताना देवी। तो सुल्ताना देवी के द्वारा जो है वो क्या क्या किया गया था? तो सुल्ताना देवी मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया गया था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सिद्धसेन जो है वो किसके मंडी के राजा सिद्धसेन जो है वो किसके समकालीन थे? तो जो मंडी के राजा सिद्धसेन थे वो समकालीन थे किसके समकालीन थे? मंडी के राजा सिद्धसेन तो मंडी के राजा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे, मंडी के राजा सिद्धसेन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय हिंद।